आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, जो डाल्टन ने थ्योरी दी थी एटॉमिक थ्योरी, उसके बेसिस पे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे सेटिस्फाई होता है उसके ऊपर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, किस तरीके से हो रहा है जरा देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, पहली बात वो आपसे क्या कह रहे हैं भाई, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। जितने भी आपको आसपास मैटर्स नजर आ रहे हैं वो किससे मिलकर बने हैं? एटम से मिलकर बने हैं, सबसे पहली बात। दूसरी चीज, फर्दर एटम कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। भाई एटम ना ही क्रिएट हो सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है। जब क्रिएट भी नहीं होगा और डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा तो कितना रहेगा? जितना है उतने का उतना ही रहेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, इसको टच नहीं करना, मास ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हैंस मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब एटम क्रिएट और नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, जब एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, ना ही बन सकते हैं ना ही खत्म हो सकते हैं, तो भाई अब आप मुझे ये बताइए, मैटर जो है वो भी एटम से मिलकर बना है, तो मैटर भी ना ही क्रिएट होगा ना ही डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ईंट को लूंगा मैं ऐसे तोड़ दूंगा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो बेटा वो छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक हो गया लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। आप बोलो सर मैं कागज जला दूंगा, उसका तो राख बना दूंगी मैं या बना दूंगा, तब तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेटा तब भी क्या होगा, उसके जो एटम्स है या तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन के गैस में आ जाएंगे, बाकी जो एटम्स बचेंगे वो क्या हो जाएंगे? आपके ऐश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और बाकी फिर भाई इतना बड़ा कागज इतने छोटे में कैसे कन्वर्ट हो गया? एक्चुअली उसमें मॉइस्चर वगैरह भी होता है और बाकी बहुत सारे एटम्स जो है वो गैस, मेनली जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं या फिर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाँ जी, क्या? हर एक चीज़ में जो भी आपको आसपास नजर आ रहा सभी में एटम है। हाँ और क्या, वॉल्स नॉन लिविंग, तो मैटर नॉन लिविंग में ही तो हमने इतने सारे एग्जांपल्स देखे थे। ठीक है, तो एटम भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, इसीलिए मैटर भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ऑल्टरनेटिवली एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। और भाई डाल्टन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट दैट विच टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। एटम सबसे छोटा पार्ट है जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। हाँ जी बेटा दिवांश, पे योर अटेंशन हियर। ठीक है, Thus a chemical reaction involves only arrangement of atoms। भाई केमिकल रिएक्शन जब भी होती है, जैसे कि ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, ये मिलकर क्या बना रहे थे? वाटर। तो आपने ये देखा कि यहां पर जो 2 था वो कहां गया? यहां पर 2 की जगह क्या रह गया? सिर्फ 1 रह गया। सो बेसिकली इस रिएक्शन में हुआ क्या? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, अच्छा एक बात, सिर्फ रीअरेंजमेंट हो गया मतलब एक जगह से दूसरी जगह अलग तरीके से कंबाइंड हो गए। जितने एटम्स रिएक्टेंट में हैं उतने ही एटम्स अभी भी प्रोडक्ट में। जब नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में इक्वल हैं तो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल होंगे या नहीं होंगे? ऑब्वियसली होंगे। और अगर ऐसा है तो फिर वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अच्छा इसका क्या मतलब है? टोटल नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम रिमेन दी सेम। पहली चीज तो ये है कि यहां पर 4 हाइड्रोजन है, यहां पर भी 4 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 ऑक्सीजन है, यहां पर भी 2 ऑक्सीजन है। पहली बात तो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम रहते हैं। और काइंड ऑफ एटम का क्या मतलब है? यहां पर भी हाइड्रोजन है और यहां पर भी हाइड्रोजन ही है। ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन बना रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और काइंड्स ऑफ एटम भी सेम है, तो इनका मास जो है वो सेम रहने वाला है। क्लियर हो रही बात? यानी
और ये सारी बातें किसको सेटिस्फाई कर रही हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। आ जाइए नेक्स्ट, एज एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अगर एटम्स क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं, एंड द एटम्स हैव डेफिनेट मास, और हर एक एटम का डेफिनेट मास होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। आगे होगा वो अलग बात है, अभी हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर द टोटल मास रिमेन्स अनचेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। और यही वजह है कि केमिकल रिएक्शन जब भी होती है तो मास जो है वो रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के इक्वल ही रहता है, कम ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। उसमें से 2 लॉज थे, जिसमें से फर्स्ट लॉ की हमने एक्सप्लेनेशन देख ली। अब हमारा आता है कौन सा? सेकंड लॉ, विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या है? लॉ ऑफ, अब आ जाओ बेटा नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, विच इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। फर्स्ट पॉइंट जरा देखिएगा, क्या कह रहे हैं वो आपसे? अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द पोस्टुलेट्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, द नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम इन अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। एटम, डाल्टन ने क्या बोला था कि किसी भी एक कंपाउंड में, चाहे वो वाटर हो, वाटर में कितने एटम्स हैं? 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन का। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। जब भी सल्फ्यूरिक बनेगा, सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो उसका फॉर्मूला होता है H2SO4। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड, चाहे ये बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आए, ये लेकर आए या वो लेकर आए, कोई भी बच्चा सल्फ्यूरिक एसिड लेकर आएगा, उसका कंपाउंड कैसा होगा? H2SO4। इसका मतलब 2 हाइड्रोजन्स, 1 सल्फर एंड 4 ऑक्सीजन। तो डाल्टन ने यही बोला थे, कोई भी एक कंपाउंड है उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं? फिक्स्ड। अगर नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड हैं तो उनका मास भी क्या रहेगा? फिक्स्ड रहेगा या नहीं रहेगा? ऑब्वियस सी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, एज द काइंड ऑफ एटम्स इज फिक्स्ड। अगर काइंड ऑफ एटम्स फिक्स्ड हैं, दिस इंप्लाइज दैट अ कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट्स। भाई वाटर जब भी बनेगा उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बनेगी उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। जब भी सल्फ्यूरिक एसिड बनेगी उसमें हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन ही होगी। ये चीज़ें क्या हो गई? फिक्स्ड। और अगर ये चीज़ें फिक्स्ड हो गई तो इसका क्या मतलब है कि इनका मास क्या हो गया? फिक्स्ड। बेटा शिकार बाद में कर लेना, अभी पढ़ाई पे ध्यान दो। हैं? नहीं समझी? अच्छा, नहीं पता, अब पता चल गया। अब ध्यान दो, ऐसा बेटा बाहर आओ जरा, आप बाहर निकलो, आप इधर, उसको दिख नहीं रहा है, आपकी हाइट ज़्यादा है। तो पीछे ना ना ना, पीछे तो बैठ के तो आप सिर्फ बातें ही करते हो, इसको टच नहीं करना। हाँ जी, नेक्स्ट, फर्दर, एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द कंपाउंड इज फिक्स्ड, दिस मीन्स, 2 बार आ गया भाई, मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द एटम्स इन द कंपाउंड इज फिक्स्ड। अगर किसी भी एक कंपाउंड में एटम्स फिक्स्ड हैं तो उनका रेशियो भी क्या हो गया? फिक्स्ड। रेशियो का मतलब H2O का क्या रेशियो है? 2:1, यही रेशियो है नंबर ऑफ एटम्स का। अगर काइंड्स ऑफ एटम का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वाटर में हमेशा यही 2 आएंगे। एंड नंबर ऑफ एटम्स, जब भी वाटर बनेगा 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन ही होंगे। अगर ऐसा है तो इसका क्या मतलब है कि उनका मास भी क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। तो रेशियो भी क्या हो जाएगा? फिक्स्ड। ठीक है, अब आ जाओ बेटा फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट में वो आपसे क्या कह रहे हैं? एज एटम्स हैज फिक्स्ड मासेस, हर एक एटम का क्या होता है? फिक्स्ड मास होता है। किसके अकॉर्डिंग? डाल्टन के अकॉर्डिंग। अभी हम डाल्टन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ठीक है। हर एक एटम का मास जो है वो फिक्स्ड है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, ठीक है।
तो वो आपसे यही कह रहे हैं कि एटम हैव फिक्स्ड मासेस, दिस मीन्स दैट इन दी कंपाउंड्स दी एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन दी फिक्स्ड रेशियो बाय मास। अगर सभी का मास क्या है, फिक्स्ड है, तो जैसे कि एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है, तो इसका मास का रेशियो क्या होगा, जरा देखिए, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 2। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। रेशियो का मतलब होता है उसको डिवाइड करना, डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 1 2 एंड 2 8 16। तो ये किस रेशियो से कंबाइंड है, अगर नंबर ऑफ एटम्स का रेशियो निकालोगे तो वो होगा 2:1, और नंबर ऑफ रेशियो बाय मास अगर आप देखोगे तो क्या होगा 1:8। मैंने एक और वाटर का मॉलिक्यूल ले लिया, भाई वो भी तो क्या होगा H2O ही होगा, और अगर उसमें एटम सेम है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है तो इसका भी रेशियो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। और अगर ऐसा है तो फिर वो क्या फॉलो कर रहे हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं। क्या बात क्लियर हो रही, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, हाँ जी, इज देयर एनी कंफ्यूजन, ठीक है। हरमन बेटा पे योर अटेंशन हियर। नेक्स्ट क्या है, कंबाइनिंग बोथ दी रिजल्ट्स। पहली बात तो नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड है और उनका मास भी फिक्स्ड है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें वी गेट दी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हमें क्या मिलेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन मिलेगा। तो ये बात डाल्टन ने कही थी कि किसी भी एक कंपाउंड में काइंड्स ऑफ एटम, मतलब कौन कौन से एटम्स प्रेजेंट है वो फिक्स्ड होगा, नंबर ऑफ एटम्स फिक्स्ड होंगे तो उनका मास अपने आप फिक्स्ड हो जाएगा। और अगर उन्होंने ऐसी बात कही तो ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, बेसिकली लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को। क्लियर हो गई बात ही नहीं, तो दोनों एक्सप्लेनेशन हमने कर ली, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की भी और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की, ठीक है। आगे बढ़े, यहां पे कुछ और पार्ट्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स हैं, जरा देख लीजिए। एज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट, मतलब मान लीजिए कोई एक आयरन का पीस है, उसका जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो क्या होगा, एटम ऑफ आयरन। समझ में आ रही बातें, हर एक एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है वो क्या होता है, एटम। ऐसा कौन कह रहा है, डाल्टन। एलिमेंट दैट टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, वो कह रहे हैं एटम जो है वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसके बाद एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। ऑब्वियसली अगर मैं इसका क्या कर दूं, छोटे छोटे पीसेस कर दूं, यहां पर एयर में मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ एटम्स घूम रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर, क्या आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे। तो अब आप खुद आइडिया लगाइए कि इतने सारे एटम्स होने के बाद भी हमें नजर नहीं आ रहे। व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स साइज ऑफ द एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट, द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस विच इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। भाई हम साइज की बात कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको जूम करके दिखाऊं, कैसे करके दिखाऊं, जूम, तो भाई ये इतना बड़ा हो जाएगा, इसकी क्या होगी, रेडियस होगी यहां से यहां तक। ये क्या है, एटम है जो कि स्फेरिकल शेप का आपको नजर आ रहा है, तो इसकी भी क्या है, रेडियस है, और ये जो रेडियस है वो एटम की है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो इसका जो साइज है वो एटॉमिक रेडियस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाएगा। अच्छा, इसकी जो रेडियस है वो किस में मेजर की जाएगी, नैनोमीटर में। किस में मेजर की जाएगी, नैनोमीटर में मेजर की जाएगी। नैनोमीटर को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, एनएम से, नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, द रिलेशनशिप बिटवीन मीटर एंड नैनोमीटर इज गिवन बिलो। मीटर और नैनोमीटर में क्या रिलेशन है वो आप जरा देख लीजिएगा एक बार। भाई 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है, 10⁹ मीटर। ये बेटा आपको अभी बहुत बड़ा नंबर लग रहा है, बट एक्चुअल में जरा देखिए, ये 10 की पावर अगर आप देखो नेगेटिव है ना, अगर आप इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसको जरा ओपन कीजिए, 1/10 की पावर 9 का मतलब समझते हो कि आपको 9 जीरोस लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
और इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने मीटर, समझ रहे हो ना, इतने पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, वो मीटर के इक्वल आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अब ये बहुत छोटा नंबर हो गया, तो ये बहुत ही ज़्यादा छोटा मीटर में है लेकिन बहुत ही ज़्यादा छोटा है। सो बेसिकली इसमें लिखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें लिखना भी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें भी और इसमें भी। तो हमारे पास बेस्ट तरीका क्या है कि 1 नैनोमीटर लिखते हैं हम। 1 नैनोमीटर किसके इक्वल होता है? 10⁻⁹ मीटर। और 1 मीटर किसके इक्वल होता है? 1 मीटर 10⁻⁹। यहां पर बेटा पावर जो है वो नेगेटिव नहीं है, कैसी है? पॉजिटिव। तो 10 की पावर 9 है, का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर आप इसको काउंट करने बैठ गए तो काउंट करो जरा, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, फिर क्या आएगा? करोड़, 10 करोड़ 100 करोड़। बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है, समझ में आ रही बात है नहीं? तो 1 मीटर इतने नैनोमीटर का, इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि 1 नैनोमीटर बहुत ही ज़्यादा छोटा साइज है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, तो ये क्या थी? हमारी रिलेशनशिप थी। अगर वो आपसे पूछेंगे एटॉमिक रेडियस को चेंज करो, कि भाई उन्होंने आपको दे दिया क्वेश्चन कि 5 × 10⁻⁻24 नैनोमीटर है किसी का साइज, इसको मीटर में कन्वर्ट करो। सो बेसिकली आपको इसको किससे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है मीटर में चेंज करने के लिए? 10⁻⁹। अब ये मीटर में चेंज हो जाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप? बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। तो आंसर कितना आ रहा है भाई? 33। तो इतने -33, तो माइनस ही तो लिखा हुआ है। क्या हुआ? चश्मा बनवाने का टाइम आ गया? अभी नहीं आया? ठीक है, तो ये है रिलेशनशिप। क्लियर हो रही है यहां तक बात? अब आ जाओ, एटॉमिक रेडियाई ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। कुछ एटम्स की या कंपाउंड्स की रेडियस हमें गिवन है। ठीक है, कितनी है रेडियस जरा देखिएगा। ये टेबल आपकी बुक से ही ली है मैंने। ठीक है, पहली चीज हाइड्रोजन की बात करते हैं। एटम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एटम ऑन द अर्थ। अर्थ पे सबसे छोटा एटम अभी तक जो एग्जिस्ट करता है वो क्या है? हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन का देखो मीटर में बात कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? साइज 10⁻⁻10 मीटर। क्या हो रहा है? टंग ट्विस्ट बहुत ज्यादा हो रही है। हाँ जी, 10 की पावर कितनी है? -10 मीटर। यहां पे रेडियाई किस में है? मीटर में है। ये साइज है किसका? हाइड्रोजन का। फिर वाटर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल कैसे होता है जरा समझिएगा। बीच में होता है ऑक्सीजन और इसके साथ में 2 लगे हुए होते हैं हाइड्रोजन्स, ऐसे। सो बेसिकली दिस विल बी कंसिडर्ड एज दी स्फीयर। एक स्फीयर की तरह ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो बहुत ज्यादा छोटा है तो फिर उसको पॉइंट साइज ही माना जाएगा, और अगर पॉइंट साइज है तो उसको स्फेरिकली ही मेजर किया जाएगा। इसका जो साइज है वो क्या है? 10⁻⁻9 मीटर। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, एटलीस्ट आप हाइड्रोजन का याद कर लेना, हाइड्रोजन और वाटर 2 याद कर लेना। ठीक है, हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी में होता है ना, हीमोग्लोबिन, उसके एटम का साइज, कंपाउंड का साइज क्या होता है? 10⁻⁻8। फिर क्या है? ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड के जो ग्रेन होते हैं वो उसका साइज ये, एंट का साइज ये, वाटरमेलन का साइज ये। वाटरमेलन है बेटा, मीटर है ये, मीटर देखो इधर, 1/10 तो कितना आ गया? 0.1 मीटर। और 1 मीटर को अगर आप सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से, और 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो वाटरमेलन का साइज अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 10 सेंटीमीटर के आसपास ही होता है। ठीक है, क्लियर हो गई बात यानी? तो ये है साइज मॉलिक्यूल्स के या एटम्स के। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो एटम है हमें भाई नजर तो आ नहीं रहे भाई, एयर में इतने सारे एटम्स प्रेजेंट हैं, हमें तो नजर आ नहीं रहे।
तो फिर किसने पकड़ के इनका साइज मेजर किया? ये भी तो बात आती है माइंड में कि भाई किसने पकड़ के इसका साइज मेजर किया? फिर जब दिख ही नहीं रहे, हमें दिखते भी नहीं है, उसको हम किसी तरीके से ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, ना फील कर सकते हैं, तो फिर पता कैसे चला, है ना? पता कैसे चला, इस चीज़ को बेटा 11th क्लास में डिटेल में समझाया जाएगा जब मोल कॉन्सेप्ट आपको आएगा। मोल कॉन्सेप्ट तो शायद आपके 9th में भी है, शायद क्या मतलब है, डिलीट नहीं हो गया है, मैंने देखा बुक में। मोल कॉन्सेप्ट है लेकिन इतना डिटेल में नहीं है जितना 11th क्लास में है, ठीक है? तो 11th क्लास में बिल्कुल डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। मैं भी कोशिश करूंगा एटलीस्ट आपको ये सारी चीज़ें बता दूं। तो ज़रा देखिए, एटम्स आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी देम इवन अंडर मोस्ट पावरफुल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो जितने भी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप्स होते हैं, आप कितना भी पावरफुल ले लें, आप एटम्स को नहीं देख सकते। फिर कैसे देखते हैं, आइए जरा समझते हैं। तो इनको देखा जाता है द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। हम किसकी बात कर रहे थे? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। जो आप अपने स्कूल्स वगैरह में देखते हो वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होते हैं। यहां पर मोस्ट एडवांस जो माइक्रोस्कोप है वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और ये स्पेशली एटम्स और मॉलिक्यूल्स वगैरह की डिस्कवरी उसके बारे में रिसर्च करने के लिए ही, या उसके साइज वगैरह का रिसर्च करने के लिए ही डेवलप किया गया है। हाँ, वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स, ठीक है, तब बताऊंगा। कॉल्ड STM, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? STM बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, ठीक है? ऐसा जो आपके क्वेश्चन में नहीं आएगा बट स्टिल आपको याद होना चाहिए, ठीक है? ये इसकी फुल फॉर्म है। कैन सरफेस ऑफ एलिमेंट्स विच शोज द इंडिविजुअल एटम्स। तो STM है जो इंडिविजुअल एटम्स को दिखा सकता है। समझ में आ रही बात है? नहीं तो नॉर्मल माइक्रोस्कोप से इसको नहीं देखा जा सकता है। अच्छा, हाइड्रोजन एटम इज द स्मॉलेस्ट एटम। अभी मैंने आपको बताया हाइड्रोजन क्या है? स्मॉलेस्ट एटम है ऑन दी अर्थ। क्या दिक्कत आ रही भाई? रुक जाओ भाई जरा, ठीक है। आगे जरा देखिएगा, हाइड्रोजन का साइज कितना है? अभी मैंने आपको दिखाया भी था, 0.037 नैनोमीटर, ठीक है? और अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये डेसिमल इधर शिफ्ट करोगे 1 2 टाइम्स शिफ्ट करोगे तो बेटा 10 की पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी, ठीक है? ये -2 आना चाहिए था बेटा, यहाँ पे क्या आएगा? -2, ठीक है? वरना तो 370 आ जाएगा। और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ जी भाई, 10⁻⁻⁹ अभी मैंने रिलेशनशिप में बताया था। तो यहाँ पर पावर कितनी है? -2, और यहाँ पर -9, दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगे? ऐड। पावर कितनी आ जाएगी? -11 मीटर। हाँ जी दिवांश, ध्यान नहीं दे रहे हो वहाँ पर?